एपिसोड 276 किया का रिसर्च लैब में जाना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि आरआर किया को देखकर पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिससे उसकी उसे दिन लड़ाई हुई थी। पर जब उसे किया की असली आइडेंटिटी पता चलता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है। पहले तो उसने सोचा था कि यह किसी गैंग से बिलोंग करती होगी, पर यह क्या, वह तो सीक्रेट एजेंट निकली और दुनिया की जानी मानी डॉक्टर केआर निकली। अब आगे। अब तो आरआर को किया के बारे में जानने की और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर में ये कौन है, कहां से आई है, कितने सालों में मैंने इसे कभी क्यों नहीं देखा, क्या ये यहाँ की नहीं है। वह किया की और देखते हुए मन में बोलता है, बेबी गर्ल, आज तक मुझे कभी कोई पसंद नहीं आया। दुनिया में तुम और पहली लड़की हो जिसे देखकर मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही दम लूंगा। तुम चाहे खुद को मुझे कितना भी बचा लो, पर मैं तुम्हारा पीछा अब पूरी जिंदगी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलते हुए आरआर के होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वह अपने प्यार भरी नजरों से उसी की ओर देखे जा रहा था। उसे देखते हुए उसके दिल में बहुत सुकून था। उसे लग रहा था कि वह उसे इसी तरह पूरी जिंदगी देखता रहे। पता नहीं क्यों उसे देखकर उसको अपनेपन की फीलिंग आ रही थी, पर किया ने एक बार भी उसे नहीं देखा। किया चीफ की तरफ देखते हुए बोलती है, अब हमें चलना चाहिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। चीफ भी उसकी बातों को समझता है और अब चीफ ने किया को अपने साथ आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर ले जाकर एक स्पेशल सीक्रेट सेक्शन की ओर बढ़ना शुरू किया। भारी सिक्योरिटी वाले दरवाजे, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैनिंग के बाद एक रिस्ट्रिक्टेड जोन खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक पूरी अलग दुनिया थी, आर्मीज क्लासिफाइड रिसर्च लैब। अंदर कदम रखते ही किया की आंखें चमक उठी। सामने अल्ट्रा मॉडर्न लैब इक्विपमेंट की चमकदार रोशनी और मशीनों की बीपिंग साउंड्स वातावरण को भर रही थी। दीवारों पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन्स लगे थे, जिन पर डीएनए स्ट्रक्चर्स, मोलेक्यूलर सिमुलेशंस और हर्बल कॉम्पाउंड एनालिसिस की 3D प्रोजेक्शंस घूम रही थी। लैब में हाई-टेक माइक्रोस्कोप्स, सेंट्रीफ्यूजर्स, रोबोटिक आर्म्स और क्रायोजेनिक फ्रीजर्स रखे थे। हर जगह ग्लास चेम्बर्स में रेयर केमिकल्स और स्पेशली डिजाइंड बायोरिएक्टर्स रखे थे जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। किया अपने साथ लाई हुई एंशिएंट हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को कसकर पकड़ती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह सोचती है, अब मेरी रियल रिसर्च यहीं से शुरू होगी, जहां मैं अपने हर्बल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ मर्ज कर सकती हूँ। वह धीरे धीरे एक हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास जाती है। वहां रिसर्चर्स ऑलरेडी सेल्यूलर लेवल पर हर्बल कॉम्पाउंड्स का इफेक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं। स्क्रीन पर जैसे ही वह हर्बल एक्सट्रैक्ट का स्ट्रक्चर देखती है, उसकी आंखों में एक सैटिस्फैक्शन झलक जाती है। वहां खड़े सारे रिसर्चर अपनी आंखें फाड़े उसे छोटी लड़की को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटी लड़की कौन है और चीफ इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। क्योंकि यह एक प्राइवेट स्पेस था, यहाँ आना किसी के लिए भी अलाव नहीं था। यहाँ आने के लिए उन्हें एक स्पेशल आइडेंटिटी की जरूरत होती थी, जो जाहिर से बात थी कि इस छोटी लड़की के पास नहीं होगा। फिर चीफ उसे कैसे लेकर अंदर आ सकते हैं। इस समय वह सारे रिसर्चर किया को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे। उन लोगों को लगा कि शायद ये चीफ की कोई रिलेटिव होगी और अभी वह इस लाइन में कुछ सीख रही होगी, इसी वजह से चीफ उसे यहाँ कुछ दिखाने के लिए आए होंगे। उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, आखिर में वह दुनिया के बड़े से बड़े रिसर्चर थे। यह उन्हें बिल्कुल अपने अपमान जैसा लगता है। ये स्पेस बहुत ही सीक्रेट स्पेस है, क्या यहाँ हर इंसान आ सकता है? सबके मन में अलग अलग धारणाएं चल रही थी, पर किसी को नहीं पता था कि सामने खड़ी लड़की कौन है। तभी चीफ किया के पास खड़ा होकर कहता है, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ बायोकेमिकल वॉरफेयर एंड हीलिंग किया। ये लैब अब तुम्हारा नया बैटल ग्राउंड है। तुम्हारा नॉलेज और हमारा टेक मिलकर दुनिया को बदल सकता है। चीफ की ऐसी बातों को सुनकर सारे रिसर्चर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। वह अभी सवालिया भरी नजरों से चीफ और किया को देखे जा रहे थे।
तभी उन्हें ऐसा देखता हुआ देखकर चीफ के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहते हैं कि तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो। तो उसमें से एक रिसर्चर सामने आकर बोलता है, क्या हम जान सकते हैं ये लड़की कौन है और आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? चीफ समझ जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी बातों को सुनकर चीफ हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था तुम लोगों का यही सवाल होगा, पर यकीन मानो जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है तो तुम भी मेरे जैसे ही खुश हो जाओगे। चीफ की बातों को सुनकर वह सारे लोग चीफ को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीफ इतना ज्यादा खुश क्यों है। उन्हें अपनी और ऐसा देखा हुआ देखकर के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हारे सामने जो ये छोटी सी लड़की खड़ी है या कोई आम लड़की नहीं है, ये दुनिया की बेस्ट डॉक्टर केआर है। उनकी बातों को सुनकर अब बारी थी बाकी सबके आश्चर्य में पड़ने की। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की ही डॉक्टर केआर है, यानी वही मिरेकल डॉक्टर जिसे पूरी दुनिया में अपना पहचान मिस्टीरियस रखा है। अब उनकी नजरों में किया के लिए बहुत ही आदर और सम्मान झलक रहा था। उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उनके चीफ का कहना है तो वह सब सच ही है, क्योंकि उन्हें पता था उनके कि कभी इन बातों पर उनके साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। वह सारे लोग अब बहुत ही सम्मान के साथ किया को ग्रीट करते हैं। सबके मन में यही चल रहा था कि यह कितने कम उम्र की है। जब यह अभी इतनी है तो मेडिकल की दुनिया में जब इसने अपने कदम रखे थे तो ये किस उम्र की रही होगी। उन लोगों ने तो सोचा था कि मिरेकल डॉक्टर कोई 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति होगा, पर यह उनके सोच के परे था, क्योंकि उनके सामने जो सच्चाई थी वह सबसे अलग थी। वही किया बिना किसी पर ध्यान दिए अपने चारों तरफ देखने में बिजी थी। 3D printers for drug synthesis, AI-based data analysis systems और genetic sequencing machines सब उसे नए पॉसिबिलिटीज दिखा रहे थे। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आती है। अब वह सिर्फ अपनी जड़ी बूटी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मॉडर्न साइंस की ताकत भी उसके साथ थी। किया ने अपनी एंशिएंट हर्बल एक्सट्रैक्ट की छोटी शीशी धीरे धीरे लैब टेबल पर रखी। उसकी खुशबू बाकी केमिकल सॉल्वेंट्स और स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट के बीच अलग ही प्रभाव डाल रही थी। रिसर्चर्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे वह किसी मिस्टिकल आर्टिफैक्ट को देख रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर केआर क्या कर रहे हैं। वह अपनी उत्सुकता भरी नजरों से बस किया को देखे जा रहे थे। किया ने अपनी काम बट कॉन्फिडेंट वॉइस में कहा, ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज है। अब देखते हैं कि आपकी मशीन्स इसके बारे में क्या कहती हैं। चीफ ने तुरंत ऑर्डर दिया और लैब टेक्नीशियंस ने सैंपल को हाई रेजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन में डाला। मशीन ने तेज आवाज के साथ सैंपल को स्कैन करना शुरू किया। स्क्रीन पर ग्राफ्स उभरने लगे। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट्स सबको चौंका देने वाले थे। स्क्रीन पर मोलेक्युलर कॉम्पाउंड्स की स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाई दी। उनमें रेयर अल्कलॉइड्स और बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स थे जिन्हें मॉडर्न साइंस ने कभी आइसोलेट नहीं किया था। डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि यह कॉम्पाउंड न्यूरल रीजेनरेशन और इम्यून सिस्टम बूस्टिंग के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल रखता है। एक रिसर्चर ने हैरानी से कहा, सर, यह इम्पॉसिबल है। इस प्लांट एक्सट्रैक्ट में ऐसी रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आज तक किसी सिंथेटिक ड्रग में नहीं मिली। किया की आंखों में हल्की चमक आई। उसने सैंपल का एक और हिस्सा एआई पावर्ड जीन सीक्वेंसर में डाला। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर ग्लोइंग ग्रीन स्ट्रक्चर्स बनने लगे। आई ने प्रेडिक्ट किया, दिस कॉम्पाउंड कैन ऑल्टर ह्यूमन सेल्यूलर रिपेयर अप टू 400% फास्टर देन एग्जिस्टिंग मेडिसिन। पोटेंशियल रिस्क, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ। चीफ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, किया, तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ एक क्यों नहीं है, ये तो एक सुपर सोल्जर फॉर्मूला भी बन सकता है। इस समय चीफ के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी दिख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके हाथों में कौन सा खजाना लग गया। लैब में साइलेंस छा गया। रिसर्चर्स अब उस
शीशी को किसी होली ग्रेल की तरह देख रहे थे। किया ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, अब समझे क्यों मेरी जड़ें, मेरी मिट्टी और मेरा नॉलेज इतनी ताकतवर है। ये फॉर्मूला सिर्फ हील नहीं करेगा, ये ह्यूमन एवोल्यूशन को अगले लेवल पर ले जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका सही इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जो बैलेंस को समझे। नहीं तो यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चीफ ने उसकी ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या मैं अभी फ्यूचर की सबसे डेंजरस और पावरफुल साइंटिस्ट रिसर्चर को अपने सामने देख रहा हूं? मुझे पूरा यकीन है दुनिया में इसे टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। अभी यह इतनी छोटी है तो आगे चलकर कितनी ज्यादा खतरनाक इवेंट कर सकती है। मुझे लगता है इम्पॉसिबल नाम की चीज जिसके डिक्शनरी में नहीं होगा। इतना सोचकर वह किया कि और बड़े ही सम्मान के साथ देखने लगते हैं तो आगे क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 277। दोस्तों, अब तक आपने सुना किया ने एंटीडोट बना लिया था जिससे सारे लोग उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आगे लैब में एब्सोल्यूट साइलेंस था। सभी रिसर्चर्स की आंखों में रिस्पेक्ट और डिसबिलीफ दोनों झलक रहे थे। अभी तक वे खुद को दुनिया के सबसे एडवांस साइंटिस्ट समझते थे, जिनके पास एआई ड्रिवन लैब्स, जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल वेपन्स रिसर्च था। लेकिन इस पल उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने खड़ी ये लड़की किया सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि वॉकिंग मिरेकल है। शायद ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किया जैसा किसी को देखा होगा और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आगे की जिंदगी में भी वह उसके जैसा दूसरा नहीं देख पाएंगे। उनमें से एक सीनियर साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, अब समझ में आया कि दुनिया इस मिरेकल डॉक्टर को भगवान की तरह क्यों मानती है। उसकी उम्र, उसकी नॉलेज, ये सब लॉजिक से परे है। इसे ढूंढ पाना वैसे ही है जैसे भगवान को ढूंढना। बाकी रिसर्चर्स ने सिर हिलाया और उनमें से कुछ तो लिटरली उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। चीफ ने उन्हें इशारे से शांत किया, लेकिन उसकी उन आंखों में भी रिस्पेक्ट और डर दोनों थे। किया ने चारों ओर नजर दौड़ाए और काम टोन में बोली, मैं यहाँ किसी वर्शिप के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने मिशन के लिए हूँ। मेरे पास सिर्फ 4 दिन हैं और मुझे इन 4 दिनों में वह एंटीडोट बनाना है जो मेरे भाई अक्षत की आंखों की रोशनी वापस ला सके। उसकी आवाज में एक अडिग डिटर्मिनेशन थी। वह अपनी छोटी शीशी से हर्ब्स निकालती है और उन्हें नैनो पार्टिकल एनालाइजर में डाल देती है। मशीन तुरंत उस हर्बल कॉम्पाउंड को तोड़कर मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स में बांट देती है। स्क्रीन पर ग्लोइंग ब्लू और रेड स्ट्रैंड्स घूमने लगते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले, कॉम्पाउंड ए, न्यूरो रिजेनरेटिव पोटेंशियल डिटेक्टेड। कॉम्पाउंड बी, रेटिनल सेल रिपेयर कैटलिस्ट आइडेंटिफाइड। कॉम्पाउंड सी, अनस्टेबल म्यूटेशन, नीड्स स्टेबलाइजेशन। रिसर्चर्स दंग रह गए। उनमें से एक बोला, मैम, यह एक्सट्रैक्ट तो ह्यूमन रेटिना की डेड सेल्स को रिएक्टिवेट कर सकता है। ये तो प्रैक्टिकली ब्लाइंडनेस को क्यों कर सकता है। किया की आंखों में हल्की नमी आई। उसने विस्पर किया, भाई मैं अब आपकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती हूँ। आप फिर से पहले जैसे हो जाओगे और आपके होठों पर फिर से मुस्कुराहट आएगी। वह तुरंत 3D बायोप्रिंटर के पास जाती है, मशीन में हर्बल कॉम्पाउंड की मॉलिक्यूलर सीक्वेंस फीड करती है और उसे एक सिंथेटिक एंटीडोट के रूप में रेप्लिकेट करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। रोबोटिक आर्म्स प्रिसिजन से काम कर रहे थे और हर रिसर्चर सांस रोके उस प्रोसेस को देख रहा था। चीफ धीरे से बोला, क्या तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, तुम तो होप की एम्बॉडीमेंट हो। किया ने उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, होप तभी असली होती है जब वो रिजल्ट दे। मेरे पास बस 4 दिन हैं और मैं इसे किसी भी कीमत पर पूरा करूंगी। लैब की एनवायरनमेंट अब किसी बैटल ग्राउंड जैसी थी। हर बीप, हर लाइट फ्लैश, हर कैलकुलेशन सब अक्षत की आंखों की रोशनी वापस लाने की काउंटडाउन बन चुके थे। इसी तरह आज का पूरा दिन बीत जाता है। किया के पास सिर्फ 4 दिन थे। वह अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार थी।
ये 4 दिन वह आर्मी बेस पर ही रुकने वाली थी। उसने रूहानी को यहाँ से भेज दिया था क्योंकि उसका इस वक्त कोई काम नहीं था। वैसे भी इसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से उसने रूहानी को रेस की तैयारी के लिए यहाँ से भेजना सही समझा। रात बीत गई और सुबह की किरण ने पंख पसार लिए। किया जल्दी सुबह उठकर अपने सारे काम खत्म कर लैब में आ जाती है। आज उसका पहला दिन था। डे 1। किया ने अपनी हर्ब्स को मोलेक्युलर डिसइंटीग्रेशन यूनिट में डालकर अलग अलग बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स को आइसोलेट करना शुरू किया। स्क्रीन पर हंड्रेड्स ऑफ फ्रैगमेंट्स डांस कर रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही रेटिना रीजनरेशन के लिए यूजफुल थे। हर बार जब वह एक कॉम्पाउंड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती, एआई सिस्टम वार्निंग देता, कॉम्पाउंड अनस्टेबल, रिस्क ऑफ म्यूटेशन। उसने रात भर काम किया, उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन अटल था। वह पूरी तरह से थक चुकी थी, पर वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अभी उसके पास 3 दिन और बाकी थी। इसी तरह थके हुए अपने रूम में आती है और खुद को फ्रेश कर खाना खा शांति के साथ सो जाती है, क्योंकि उसे अपने शरीर को भी आराम देना पड़ेगा, तभी तो वह आगे का काम कर सकेगी। आज की रात फिर से बीत जाती है और दूसरी सुबह होती है। डे 2। दूसरे दिन उसने अपने फॉर्मूला को रेटिनल सेल सिमुलेशन चेंबर में इंजेक्ट किया। शुरुआत में सेल्स रिएक्ट करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर दिखा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ डिटेक्टेड, पोटेंशियल ट्यूमर फॉर्मेशन। लैब में सन्नाटा छा गया। रिसर्चर्स ने चिंतित होकर कहा, मैम, ये फॉर्मूला क्यों के साथ कैंसर भी ट्रिगर कर सकता है। किया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अकेली कोने में जाकर फुसफुसाई, नहीं, मुझे फेल होने का हक नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, मुझे हर हाल में ये करना होगा। उसने खुद को संभाला और दोबारा काम पर लौट आई। आज भी वह काम करते हुए पूरा दिन बिता देता है। अब रात हो जाती है। चीफ उसे बोलना है कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर से कोशिश करना, पर इस तरह खुद को परेशान मत करो, जाओ जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चीफ को पता था कि अगर वह उसे नहीं भेजेगा तो वह जाने वाली नहीं है। वह उसके स्वभाव को अच्छे से जानता था। किया उनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलती और हाँ मैं अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह ये रात भी बीत जाती है। सुबह डे 3। तीसरे दिन उसने हर्ब्स को मॉडर्न CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल के साथ मर्ज करने का फैसला किया। ये रिस्की था, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा वेपन था। उसने कॉम्पाउंड बी और सी के अनस्टेबल हिस्से को जेनेटिक सिजर से काटा और एक नया सिंथेटिक पाथवे डिजाइन किया। स्क्रीन पर ग्लोइंग ग्रीन मैसेज आया, स्टेबलाइजेशन 62% अचीव्ड। रिसर्चर्स खुशी से उछल पड़े। चीफ ने उसकी ओर देखा और कहा, किया, यू डिड इट। ये सही दिशा है। लेकिन किया जानती थी 62% सक्सेस अभी भी अक्षत की आंखों के लिए सेफ नहीं है। उसे 100% चाहिए था, पर आज उसे उम्मीद नजर आई थी। अगर वह थोड़ी और मेहनत करेगी तो जरूर 100% सक्सेस हो जाएगी। उसके पास अभी एक दिन और था। उसे यकीन था कि वह कल तक अपना टास्क पूरा कर लेगी और शांति से अपने कमरे में चली जाती है और खुद को फ्रेश कर रिलैक्स करती है। आज भी वह रोज की तरह खाना खाकर शांति से सो जाती है। डे 4। चौथे दिन लैब पूरी तरह वॉर जोन जैसी थी। मशीन्स लगातार बीप कर रही थीं, डेटा स्ट्रीम्स तेजी से चेंज हो रहे थे। हर रिसर्चर स्लीपलेस था, सब किया के साथ खड़े थे। किया की आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें जीतने का जुनून दिख रहा था। उसने अपनी हर्ब्स को AI पावर्ड क्वांटम मोलेक्युलर सिम्युलेटर में फीड किया और मॉडर्न एल्गोरिदम को अलाउ किया कि वह मिसिंग लिंक खोजे। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक गोल्डन पाथवे चमका। स्टेबल कॉम्पाउंड आइडेंटिफाइड, एंटीडोट रेडी। पूरे लैब में तालियों और चीखों की आवाज गूंज उठी। रिसर्चर्स लिटरली खड़े होकर क्लैप्स कर रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे। चीफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिस इज हिस्ट्री। किया, यू जस्ट क्रिएटेड द इम्पॉसिबल।
सच में तुमने कर दिखाया, इट्स सो अमेजिंग। इस समय वहां खड़े हर एक व्यक्ति के होठों पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। आखिर में वह पिछले 4 दिनों से देख रहे थे कि यह छोटी लड़की किस कदर मेहनत कर रही है। आज जाकर उन्हें समझ में आया कि वह डॉक्टर के क्यों है। उसके पीछे उसके कितनी कड़ी मेहनत है जो किसी के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सभी डॉक्टर केआर बन गए होते। आज वह सब लोग अपने आप को खुद को किया के सामने बहुत छोटा पाया। किया ने एंटीडोट वायल को हाथों में लिया। उसकी आंखों से इस वक्त खुशी की वजह से एक बूंद आंसू छलक जाते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने विस्पर किया, भाई अब आपके आंखों की रोशनी लौट कर आएगी। मैंने अपना वादा निभा दिया। उस पल लैब में मौजूद हर साइंटिस्ट को लगा जैसे वे किसी डिवाइन मिरेकल का हिस्सा बन गए हो। आज वह सब अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान मान रहे थे जो इस रिसर्च में वह किया के साथ थे। यह उनके जिंदगी का सबसे कीमती पल था जो उन लोगों ने किया के साथ बिताया था। उन्हें किया से बहुत कुछ सीखने को मिला था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज उन्हें अपने जीवन की सच्ची सीख मिल गई थी कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस उसके लिए सही तरीके से मेहनत करनी होगी। सभी लोगों ने किया कि कामयाबी के लिए एक बार फिर से खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ क्लिपिंग किया उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। इन 4 दिनों में किया ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब तक वह सारे लोग रिसर्च में इस कदर व्यस्त थे कि उन्होंने इस बात को इग्नोर किया था। पर अब वह जब अपने सामने इतने महान पर्सनैलिटी को देख रहे हैं तो उनके अंदर यह जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी कि आखिर में इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखा है। देखकर कोई भी बता सकता था कि सामने खड़ी लड़की बेहद ही खूबसूरत है, फिर ऐसा क्यों है। तभी उनमें से एक रिसर्चर ने कहा, अगर आप हमारी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। किया उनकी तरफ देखने लगती है। इनकी उम्र कहीं 50 साल रही होगी। वह किया से बहुत बड़े थे। किया उनसे पूरे सम्मान के साथ बोलता है, आपके बोलने का क्या मतलब है। वह व्यक्ति बोलता है कि पिछले 4 दिनों से हम आपके साथ हैं, पर आपने एक बार भी अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया। हमें आपको देखने की इच्छा हो रही है। पता नहीं जिंदगी में हमें अपने जीते जी ये दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, इसलिए मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप अपने चेहरे से यह मास्क हटा सकती हैं। किया उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह क्या सोच रहे हैं। आखिर में उसे देखकर सबकी सोच ऐसी ही होती है। वह बोलती है कि ऐसा मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील हो। इससे मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी और मेरे आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बस यही कारण है जो मैं इस तरह से रहती हूँ। और सीनियर किया की बातों को समझते हुए बोलता है, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं, यह आपके लिए ठीक भी है, पर यकीन मानिए हम लोग मर जाएंगे पर अपना मुंह कभी किसी के सामने नहीं खोलेंगे। लेकिन बस एक बार आपका चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हम आपका चेहरा नहीं देख पाए तो शायद आगे की जिंदगी हमारे लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उठते बैठते सोते जाते बस हम आपके मास्क के पीछे छिपे चेहरे के बारे में ही सोचते रहेंगे और सुकून से जी नहीं पाएंगे। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। उसकी बातों में अपनेपन का एहसास था कि अभी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है। इतने बड़े साइंटिस्ट होकर बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे थे। वह बोलती है कि आप बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। किया की बातों को सुनकर वह तुरंत बोलते हैं कि और आप इस समय मुझे गॉडफादर की तरह लग रही है, जिसके दिशा निर्देश प्रकार हम सही रास्ते पर चल सकेंगे। ये सुनकर किया हंसने लगती है। किया सोचती है कि वैसे भी आज नहीं तो कल उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आने वाली है, फिर इन विचारों को उलझन में नहीं रखना चाहिए। ये सोचते हुए वह अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। उसका खूबसूरत चांद सा चेहरा देखकर सबकी आंखें तो बाहर निकलने को हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। उन्होंने सोचा तो था कि यह लड़की खूबसूरत होगी, पर इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी उसकी तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। सबके आंखों में इस समय चमक थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी खूबसूरती की बड़ाई कैसे करें।
शायद सारे शब्द कम पड़ जाए उसकी खूबसूरती के आगे, फिर भी उसकी खूबसूरती का बखान नहीं किया जा सकता था। तभी वहां खड़े एक सीनियर रिसर्चर ने बोला, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि उसने आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देख लिया है। अब धीरे धीरे सब लोग एक एक कम्प्लीमेंट देने लगते हैं। की बातों को सुनकर किया बोलती है, बस यही कारण था कि मैं अपने चेहरे से मास्क नहीं हटा रही थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो आप लोग कम पर ध्यान नहीं देते। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर अब बाकी के लोग भी हंसने लगते हैं। तभी उसमें से वही सीनियर रिसर्चर जिसने किया से मास्क हटाने का रिक्वेस्ट किया था बोलता है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं अपने बेटे के लिए आपका हाथ मांगना चाहूंगा। यकीन मानिए मेरा बेटा बहुत ही लायक है। हाँ, वह आपके बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ चलने में आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। ये यहाँ का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। इसकी मेडिकल फील्ड में बहुत सी कंपनियां थी और इसका बेटा भी एक बड़ा बिजनेसमैन था और एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसकी बातों को सुनकर चीफ हंसने लगता है। जब वह चीफ को हंसते हुए देखा है तो कहता है, आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? उसे उनका हंसना समझ नहीं आता तो वह हंसते हुए ही बोलते हैं, तुमने ये क्या बात कर दी? आज पहली बार देखा तो बस अपने बेटे के रिश्ते के बारे में सोचने लगे। अरे मैं पिछले 6 सालों से इन्हें जान रहा हूँ और पता नहीं कितनी बार इनके आगे पीछे अपने बेटे के रिश्ते के लिए हाथ जोड़ते घूम रहा था, पर मजाल है यह एक बार भी उसके लिए हाँ कर दे। अब जाकर उसे रिसर्च को खुद पर हंसी आने लगी। वह कैसे ऐसा सोच सकता था? जब वह चीफ के बेटे को हाँ नहीं बोल सकती है तो उसके बेटे को कैसे हाँ बोलेगी? चीफ का बेटा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, वह यहाँ का एक पावरफुल व्यक्ति था। उसके आगे उसके बेटे का क्या ही है। वह मुस्कुराते हुए किया की ओर देखकर बोलता है, क्या करूं, थोड़ा स्वार्थी बन गया था आपको देखकर, पर माफ करिएगा। किया उनकी बातों को सुनकर बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे साथ यह अक्सर होता है। उसकी बातों को सुनकर अब सब वहां हंसने लगते हैं। बाहर आर्मी हेडक्वार्टर में भी यह खबर फैल चुकी थी कि डॉक्टर आकर ने एक बहुत ही स्पेशल दवा को रिसर्च कर बना लिया है। यह उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। आर को भी यह बात पता चलती है। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह बोलता है, वाकई में बेबी गर्ल तुम बहुत कमाल की हो। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता है वह तुम कर जाती हो। अब तो मेरा ये दिल और भी तुम्हें अपने पास रखने को बेताब हो रहा है। पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी बात है जो देखते ही मुझे अपनेपन का एहसास होने लगता है। इस समय आर के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी ही देर में किया ने अपने सारे सामान पैक कर लिए थे। बाकी के हर्बल को उसने रिसर्च के लिए यही छोड़ दिया था। अगर उसे कभी भविष्य में काम पड़ेगा तो यहाँ से वह दोबारा इसे हासिल कर सकती थी। अब उसका काम यहाँ खत्म हो गया था। सभी लोग उसे पूरे सम्मान के साथ वहां से विदा करते हैं। आज पूरे 4 दिन बीत चुके थे। अब जाकर किया उसे लैब से बाहर आ रही थी। जैसे ही वह बाहर आती है उसके सम्मान में सभी लोग उसके लिए खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं और उसे उसकी कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। इस वक्त वहां आर भी मौजूद था। वह अपनी प्यार भरी आंखों से किया को देख रहा था। वह आगे बढ़कर किया से हाथ मिलाना चाहता था, पर किया उसे इग्नोर कर देती है। वह अपने हाथों को देखा है, उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। वह दोबारा अपने हाथ खींचकर अपने बालों में फेरने लगता है और बोलता है, लगता है बहुत ज्यादा नाराज है माय स्वीट बेबी गर्ल। सोचते हुए उसके होठों पर अभी मुस्कुराहट थी। किया अब सभी को वहां रोककर खुद ही बाहर जाने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पीछे आए। सभी लोग उसे बाहर तक छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था। वह चीफ को बाय करके वहां से निकल जाती है। अब बस सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी आर भी चीफ को बात कर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है तो देखा है किया मैनन डोर से बाहर निकलने वाली है। वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पास पहुंच जाता है। फिर वह किया की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। किया उसकी ओर देखते हुए बोलती है, भला आप मेरे कौन है जो मैं आपसे नाराज होने लगी। उसकी बातों को सुनकर आर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है।
वह मन में ही बोलता है अगर नहीं हूं तो अपना बना लो ना, पर यह बोलने की हिम्मत उसे सामने से नहीं थी। वह आराम से किया से बोलता है, क्या आप कहीं जा रही हैं, क्या मैं आपको वहां छोड़ दूं? किया बिना उसकी ओर देखते हुए बोलती है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी आ चुकी है, मैं चली जाऊंगी। तभी किया के मोबाइल पर मैसेज आता है। किया तुरंत अपने फोन को देखते हैं और मैसेज रीड करती है। उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आरआर देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में वह क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझता। वह अब भी किया के पीछे पीछे ही आ रहा था। तब तक किया की गाड़ी आकर उसके सामने रुक जाती है। किया गाड़ी की ओर बढ़ जाती है। अब आरआर अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यह किया की गाड़ी है, अब उसका आगे जाना व्यर्थ है। तभी किया गाड़ी में बैठने से पहले पीछे मुड़कर उसकी ओर देखते हैं और बोलती है, बेकार की मेहनत करना छोड़ दो, बिना मेरे चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हो, इसलिए अपनी मेहनत को कहीं और लगाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना बोलकर वह गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। वही उसकी बातों को समझकर वह मुस्कुराने लगता है और अपने बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, वह मेरी बेबी गर्ल को पता चल चुका कि मैं उसके बारे में छानबीन कर रहा हूँ। वाकई में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। मुझे लगा था कि तुम अभी काम में बिजी होगी, इस वजह से तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा और मैं अपना काम कर लूंगा, पर तुम तो मेरी सोच से भी आगे निकल जाती हो। पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या खाकर तुम्हें पैदा किया था, जो तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। पता होता तो मैं भी अपनी माँ को यही खाने को कहता और मैं तुम्हारी सोच से आगे होता। इस समय वह पागलों जैसी बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से पागल हो गया हो। ये तो उसके पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही अलग था। अब इस बेचारे को कौन समझाए, वह उसी के माँ की बेटी है और वह उसका भाई है। जी हाँ, या और कोई नहीं, किया का बड़ा भाई है जो यहाँ रहता है। किसी दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि आरआर के बारे में सस्पेंस क्रिएट न करिए और जल्दी से उसकी आइडेंटिटी रिवील करिए, क्योंकि मुझे जानना है कि वह कौन है। फिलहाल मैं इसे बाद में रिवील करना चाहती थी कार रेस के बाद, लेकिन उनके कहने पर उनकी बातों को मानकर मैं इसे इसी एपिसोड में रिवील कर रही हूँ कि आरआर ही किया का बड़ा भाई है। और यह कौन से नंबर का है? आप लोगों में इस बारे में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो चलिए एक बार में फिर से किया के सारे भाई के उम्र के बारे में बता देती हूँ कि कौन किया से कितना बड़ा है। किया का सबसे बड़ा भाई आरआर यानी अथर्व, जिसकी उम्र 26 साल। दूसरा भाई अक्षत, जिसकी उम्र 24 साल। तीसरा भाई मयंक, जिसकी उम्र 22 साल। चौथा भाई अमन, जिसकी उम्र 20 साल। और उसका पांचवा भाई विवान, जिसकी उम्र 16 साल। और अमायरा, उसकी उम्र 19 साल। तो मुझे लगता है अब आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया होगा। तो चलिए आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 278। स्टोरी में आगे बढ़ते किया के जाने के बाद आरआर भी अब वहां नहीं रुकता और वह वहां से निकल जाता है। वह तुरंत ही चीफ से जाकर बात करता है कि उसे उस जड़ी बूटी की जरूरत है और थोड़ी सी जड़ी बूटी उसे चाहिए, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर चीफ बोलते हैं, उसे जड़ी बूटी को देने का राइट मेरे पास नहीं है, मैं उसे बिना टाइगर के इजाजत के नहीं छू सकता, क्योंकि उसने उसे अपने सीक्रेट लकार में रखा है। इसलिए तुम्हें सिर्फ टाइगर से इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बस अकेले वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। उनकी बातों को सुनकर अथर्व को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वह वहां से चला जाता है। अब उसे किसी भी कीमत पर उसके भाई के लिए वह जड़ी बूटी तो हासिल करनी ही पड़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब वह टाइगर को खोज पाएगा। अब यहाँ से जाने के बाद वह कहाँ गायब हो जाएगी उसे ये भी नहीं पता था। वह मन में सोचता है, पता नहीं कि दुनिया में रहती है। यह एक बार पता चल जाए तो इसकी दुनिया को ही अपना बना लूंगा। ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर अपने विला की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे अब कल के लिए तैयारी करनी है। उधर किया भी अपने विला पहुंच चुकी थी। वह रूहानी से पूछता है, क्या तुमने विवान को बुला लिया है? वह बोलती है कि हाँ, विवान बस अभी कुछ देर में आ जाएगा, या उसकी बातों को सुनकर हाँ जवाब देती है। अब तक की आने रूहानी को सारी बातें बता
दी थी। रूहानी भी बहुत ज्यादा खुश थी, उसे तो पहले से ही यकीन था उसकी बेइज्जती सब कुछ कर सकती है। किया रूहानी से पूछती है कल के लिए सारी तैयारी हो गई है। रूहानी उसे बोलता है हाँ पूरी तैयारी हो गई है, बस तुम आराम करके अपने शरीर को रिलैक्स करो जिससे कल तुम उसके लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर सको। किया अभी उसे हाँ बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वही शाम तक में विवान भी यहाँ पहुंच चुका था। रूहानी उसे रिसीव करने एयरपोर्ट गई थी। जैसे ही वह विला पहुंचता है तो दिखाता है कि यह विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वह रूहानी से पूछता है कि यदि कहाँ है, तो रूहानी उसे बताती है कि वह अभी तक बहुत ज्यादा बिजी थी और अभी वह आराम कर रही है, जब फ्री हो जाएगी तो वह खुद ही तुमसे मिलेगी। तब वह विला को देखते हुए रूहानी से पूछता है दी क्या यह विला आप लोगों का ही है। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोलती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बोलता है कि यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यह मुझे बहुत ही पसंद आया। उसकी बातों को सुनकर रूहानी मुस्कुराती है और बोलती है कि ठीक है, तुम थक गए होंगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम फ्रेश होकर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। इतना बोलकर वह उसे उसका रूम दिखाने जाती है और फिर कुछ देर बाद सर्वेंट से उसके खाने के लिए कहकर चली जाती है। क्योंकि इस वक्त उसके पास बहुत ही ज्यादा काम था, वह कल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहती थी। कोई भी गलती उसकी बेइज्जती की जिंदगी खत्म कर सकता था। वहीं अब रात होने को आई थी। किया जब उठती है तो देखी है कि रात होने वाली है। वह सोचती है कि उसने बहुत ज्यादा आराम कर लिया है और तुरंत ही उठकर रूम से बाहर आती है और पूछती है क्या विवान आ गया है। तो सर्वेंट बताते हैं कि हाँ वह आ चुके हैं। किया उसकी रूम की ओर बढ़ जाती है। जैसे वह रूम में पहुंचती है तो देखी है विवान बस रूम से बाहर ही आने वाला था। वह अपने दी को देखकर खुश हो जाता है और उसके गले से लगकर बोलता है दी देखो मैं आ गया। वह अपने भाई के होठों पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ आकर खुश हो ना। वह उससे बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। किया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह बोलती है चलो चलकर खाना खा लो, फिर इसके बाद बात करते हैं। वह भी उसकी बातों को सुनकर खाने के लिए चला जाता है। अब तक रूहानी भी अपना काम करके आ चुकी थी। सारे लोग इस वक्त डिनर टेबल पर बैठे अपना खाना खा रहे थे। रूहानी किया से पूछती है तुम ठीक हो ना। कि किया बोलते हैं हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर किया बोलती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रूहानी जवाब देती है कि सब कुछ ठीक है। विवान को उनकी बातें समझ नहीं आ रहा था, वह चुपचाप खाना खाते हुए उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर में खाना खत्म होता है और वह लोग हाल में बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। फिर सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब किया तैयार होकर बाहर आती है तो देखी है कि विवान बहुत ही ज्यादा एक्साइट लग रहा था। खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह विमान को देखकर मुस्कुराने लगती है। सभी जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसा कि इवेंट 1 बजे शुरू होना था तो उन्हें जल्दी ही निकालना पड़ेगा। वह सारे लोग अब वहां के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे पहले ही वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं अमेरिका के न्यू वेस्टर्न सिटी की हवा में उस दिन एक अलग ही रोमांच घुला हुआ था। पूरा शहर मानो सांस रोककर सिर्फ इस इवेंट का इंतजार कर रहा था, किंग रॉयल कार रेस। यह कोई साधारण रेस नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक रेस थी, जिसमें भाग लेना ही अपने आप में एक अलग पहचान था। सड़कें चमचमाते नियॉन लाइट्स और डिजिटल होर्डिंग्स से सजी थीं। हर जगह बस रेसेस की पोस्टर्स, उनकी कारों की झलकियां और फैंस की चीख पुकार गूंज रही थी। यहाँ आने वाले लोग केवल रेस देखने नहीं आए थे, बल्कि एक ऐसी जंग देखने आए थे जहां स्पीड, हिम्मत और जान दांव पर लगी थी। भीड़ के बीच कैमरों की फ्लैशेस लगातार चमक रही थीं। दुनिया भर से आए मीडिया चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे थे। न्यू वेस्टर्न के ग्रैंड स्टेडियम जैसी रेसिंग अरेना में सीट भर चुकी थी। हजारों की भीड़ अपनी अपनी पसंदीदा रेसर के नाम चिल्ला रही थी। अब तक इस भीड़ के बीच में
किया, रूहानी और विवान भी पहुंच चुके थे। विवान यहां आकर बहुत ज्यादा खुश था, खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। किया उसे उसकी सीट तक ले जाती है और उसे वहां बैठने को बोलती है। विवान किया की ओर देखते हुए पूछता है, क्या दी आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे? तब किया उसे बताती है कि नहीं, हम लोग यहाँ नहीं बैठ रहे हैं। विवान पूछता है, क्योंकि आप कहाँ जा रही हैं? तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, रेस खत्म होने के बाद तुम्हें मैं एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। किया की बातों को सुनकर विवान मुस्कुराने लगता है। वह बोलता है कि क्या आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है? किया बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और यकीन मानो तुम्हें वह सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। विवान खुशी से बोलता है, ठीक है, मुझे उसका इंतजार रहेगा। तभी वहां पर विवान के दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही फोन कर उन्हें बता दिया था और विवान के कहने पर किया ने उनके साथ ही उसकी सीट भी बुक की थी। जैसा कि किया इस रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, इस वजह से यह काम उसके लिए कठिन नहीं था। वह सब लोग किया और रूहानी को देखकर हेलो करते हैं। इस वक्त किया अपने चेहरे पर मास्क लगा रखी थी, इसलिए वह लोग किया को ठीक से नहीं देख पाते, पर वह ये देख सकते थे कि यह सामने खड़ी दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है। किया के पास ज्यादा टाइम नहीं था, वह उन्हें वहां बैठने को बोलकर रूहानी के साथ उसे और चली जाती है, जहां पर सारे रेसर खड़े थे। इस वक्त विवान के दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वह किया और रूहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए चले जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है जाने के लिए चले भरते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 279, किया की एंट्री। अब तक आपने सुना कि किया, विवान और रूहानी न्यू वेस्टर्न सिटी पहुंच चुके थे और वह लोग अब रेस में भाग लेने के लिए जा रहे थे। अब आगे दूसरी ओर किया की एंट्री होती है, जहां सारे रेसर खड़े थे। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और चेहरे पर वह बेखौफ मुस्कान थी, जो किसी भी प्रोफेशनल रेसर को चुनौती देने के लिए काफी थी। उसने काले रंग की रेसिंग सूट पहनी थी, जिसमें नियॉन ब्लू स्ट्रिप्स चमक रही थी। उसके हेलमेट को खास तौर पर डिजाइन किया गया था, पीछे की ओर उसके नाम का लोगो किंग नियॉन लाइट्स में चमक रहा था। जैसे ही किया पिट एरिया से ट्रैक की ओर बढ़ी, कैमरे उसकी ओर घूम गए। फैंस उसके नाम की गूंज लगाने लगे, किंग 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 किंग। आज बहुत सालों बाद किंग ट्रैक पर उतर रहा था। जब लोगों को ये पता चला कि यह किंग है, तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर में वह उसे डेंजर खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जिसे कुछ साल पहले सबके छक्के छुड़ा दिए थे। वहां खड़े सारे रेसर भी आश्चर्य से किया की ओर देख रहे थे। किया सर से पांव तक पूरी अपने एड्रेस से कर थी, इसलिए उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता था। आप सबकी नजर उसकी कार पर पड़ती है। एक कस्टम मेड सुपर कार, मैट रेड बॉडी, शार्प एज डिजाइन और अंदर लगे ऐसे इंजन जो हवा को भी चीर कर निकल जाए। कार की हेडलाइट्स नीली नियॉन में चमक रही थी और जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट होता, उसकी गड़गड़ाहट पूरे अरेना को हिला देती। बाकी रेसर्स भी कमाल के थे। कोई जापान से आया था, जिसे वहां का ड्रिफ्ट जिंग कहा जाता था। कोई यूरोप से आया था, जिसके पास 5 इंटरनेशनल टाइटल्स थे। अफ्रीका का एक रेसर अपनी ऑफ रोड मास्टरी के लिए मशहूर था। और अमेरिका का लोकल चैंपियन रेजर अपनी घातक स्पीड और चालाक ट्रिक्स के लिए जाना जाता था। हर रेसर की एंट्री एक शो थी, कोई फायरवर्क्स के साथ आया, कोई अपनी कार के स्पिन के साथ। मगर जब किया ने अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए, पूरी भीड़ की आवाज थम सी गई। उस सन्नाटे में उसकी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी शेर की दहाड़। रूहानी ने किया को देखते हुए बोला, आज इतिहास फिर से दोहराएगा। आज फिर एक बार एक शेरनी जंग में उतर रही है। आप देखना है बाजी किसके हाथों में जाती है। ये रेस नहीं, ऐसा युद्ध है, इसमें पूरी दुनिया को जीतना है। किया ने हेलमेट पहनते हुए मुस्कुराकर कहा, वह ही तो जीत है। इसके बाद वह कार के कॉकपिट में बैठ गई। सीट बेल्ट बंधी, स्क्रीन ऑन हुई, डिजिटल मीटर पर नंबर्स चमकने लगे।
उसकी आंखें सामने उस स्टार्टिंग लाइन पर टिकी थीं, जहां कुछ ही सेकंड में दुनिया के सबसे खतरनाक रेसर उसके साथ खड़े होने वाले थे। रूहानी ने थम्स अप का इशारा करते हुए उसे ऑल द बेस्ट कहा, क्योंकि यह रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, इसलिए इसमें कोई भी पार्टनर नहीं था, उन्हें अकेले ही रेस पूरा करना होता है। स्टार्टिंग लाइन पर अब 100 सुपरकॉर्स लाइन अप हो चुकी थी। हर कार का इंजन गरज रहा था, भीड़ पागल हो रही थी। ड्रोन कैमरे ऊपर उड़ रहे थे और स्क्रीन पर हर रेसर की लाइव पोजीशन दिखाई जा रही थी। लाइट्स गिनी जा रही थी। रेड, रेड, येलो। भीड़ की सांसें थम चुकी थीं। किया का हाथ गियर पर था, पैर एक्सेलेरेटर पर, और उसकी आंखों में बस एक ही बात थी। ये रेस जीत कर दिखानी है, चाहे कुछ भी हो। और तभी ग्रीन सिग्नल मिलता है। ट्रैक पर इंजन दहाड़ उठे, स्पीडोमीटर 300 की ओर भागने लगे और दुनिया की सबसे बड़ी रेस की शुरुआत हो गई। न्यू वेस्टर्न सिटी का आसमान कारों के आवाज से गूंज रहा था, पर असली शो तो धरती पर होना था। किंग रॉयल कार रेस, दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक रेस। इस बार इसमें सिर्फ चंद टॉप रेसर ही नहीं बल्कि पूरे 100 प्रोफेशनल ड्राइवर्स शामिल हुए थे। हर गाड़ी अपने आप में एक सुपर मॉडल थी, कस्टम इंजन, टर्बो बूस्टर्स और तकनीक की आखिरी हद तक तैयार की गई मशीनें। भीड़ की चीखें, कैमरों की फ्लैश और इंजन की गड़गड़ाहट मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थी जो किसी युद्धभूमि से कम नहीं था। हर कोई अपनी सीट पर झुककर इस चैलेंज को देखने को बेताब था। स्टार्टिंग लाइन पर कारें खड़ी थीं। रेड कलर की कार किया की थी। उसकी मैट रेड बॉडी पर काले शार्प स्ट्राइप्स और साइड पर किंग का नियॉन लोगो चमक रहा था। उसी के बगल में खड़ी थी ब्लू कलर की कार अथर्व की। गाड़ी का पूरा डिजाइन एरोडायनेमिक था, हेडलाइट्स बिजली की तरह चमक रही थी। मगर किया और अथर्व दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा उनका असली राइवल कोई अनजान नहीं बल्कि उनका अपना भाई अथर्व है। जी हाँ, अथर्व ने भी इस कार रेस में पार्टिसिपेट किया था और यही कारण था जो वह अभी तक इंडिया नहीं जा सका। अथर्व पिछले कई सालों से यहाँ का टॉपर रहा है, पर यह रेस जितना उसका सबसे बड़ा ड्रीम था और आज उसने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, इस बात से सभी लोग अनजान थे। विवान जो कि यहाँ आया हुआ था, उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था। बाकी कारें भी कम नहीं थीं। जापानी ड्रिफ्ट जिंग अपनी पर्पल कार के साथ, यूरोपियन चैंपियन सिल्वर बीस्ट के साथ, और रेजर नाम का अमेरिकन रेसर अपनी ब्लैक मॉन्स्टर कार में बैठा था। 3, 2, 1। ग्रीन लाइट चमकते ही 100 कारों का शोर एक साथ आसमान फाड़कर बाहर निकला। यह कोई साधारण रेस ट्रैक नहीं था, यह डेथ कोर्स कहलाता था। शुरुआत में सीधे 5 किलोमीटर का ग्लास हाईवे था जो हवा में लटका हुआ था और नीचे गहरी खाई। यहां स्पीड 300 से ऊपर जाते ही किसी भी कार का हल्का सा बैलेंस बिगड़ा तो सीधे खाई में गिरने का खतरा। उसके बाद आते थे फायर टनल्स, जहां कारों को जलते हुए रिंग्स और धुएं से भरे टनल्स से निकलना पड़ता। फिर आती स्टील ब्रिज सेक्शन, जहां रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में 2 से ज्यादा कारें साथ नहीं जा सकती थी। हल्की सी टक्कर मतलब सीधा पानी में मौत। और अंत में डेडली स्पाइरल ट्रैक, जिसमें 3 लेवल ऊपर नीचे घूमती हुई सड़कें थी और हर टर्न पर 90 डिग्री का खतरा। यही था असली मैदान। रेस की शुरुआत में पहले ही सेकंड में स्पीडोमीटर 250 पर पहुंच चुका था। किया की रेड कार बाकी गाड़ियों के बीच से निकलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे रेजर की ब्लैक कार और यूरोपियन चैंपियन की सिल्वर कार थी। अचानक एक जापानी ड्रिफ्ट किंग ने तेजी से साइड से स्लाइड मारकर 3 गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया। उसकी कार का टायर घर्षण से धुआं छोड़ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल कंट्रोल में था। किया ने एक्सेलेरेटर पर पूरा प्रेशर डाला। उसकी रेड कार ऐसे भाग रही थी मानो आग के गोले पर उड़ रही हो। तभी उसने देखा एक ब्लू कार बिल्कुल उसके पैरेलल आ गई थी। दोनों कारें अब एक दूसरे के साथ साथ दौड़ रही थीं। कभी रेड आगे निकल जाती, कभी ब्लू।
भीड़ पागल होकर चिल्ला रही थी, रेड वीज ब्लू, रेड वीज ब्लू। लेकिन किया और अथर्व दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। हेलमेट और कस्टम कार्स ने सब कुछ छुपा लिया था। कुछ ही सेकंड में वह लोग फायर टनल के पास पहुंच चुके थे। अब गाड़ियां फायर टनल्स में दाखिल हुई। चारों ओर जलते हुए रिंग्स और अंदर धुएं की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। कई गाड़ियां टनल के बीच में ही टकरा गईं। तेज धमाके हुए और कुछ कारें धुएं के बीच आग का गोला बनकर बाहर गिर गईं। किया ने पूरी फोकस के साथ अपनी कार को स्लिप होते होते बचाया। उसके बगल में वही ब्लू कार भी उसी टनल से निकल गई। दोनों गाड़ियां अब खतरनाक टनल से बाहर निकलकर सीधे स्टील ब्रिज पर पहुंची। यहां हालात और बिगड़े। ब्रिज इतना संकरा था कि सिर्फ 2 गाड़ियों की जगह थी। पीछे से रेजर अपनी ब्लैक कार के साथ आया और ब्लू कार को साइड से टक्कर मारी। अथर्व की ब्लू कार खतरनाक तरीके से रेलिंग से टकराई, लेकिन उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। किया ने ये सब देखा। उसने गुस्से में रेजर को ब्लॉक किया और अपनी कार आगे झोंक दी। अब रेड और ब्लू फिर से पैरेलल दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार दोनों के बीच अजीब सी कंपटीशन और एग्रेशन दिख रही थी। अब आया रेस का सबसे खतरनाक हिस्सा, स्पाइरल रोड। ऊपर नीचे घूमते हुए ट्रैक, हर टर्न 90 डिग्री का। यहाँ कई गाड़ियां कंट्रोल खोकर नीचे गिर गईं। चारों ओर चीखें गूंजने लगी। किया ने अपने कमाल के हैंडलिंग स्किल्स से हर टर्न को एक आर्ट की तरह पार किया। ब्लू कार भी उससे कम नहीं थी। कभी रेड आगे निकलती, कभी ब्लू। भीड़ अब सिर्फ इन्हीं 2 कारों पर फोकस कर चुकी थी। रेड वीज ब्लू, हु विल विन? अब सिर्फ कुछ किलोमीटर बचा था। दोनों कारें लगभग बराबरी पर थीं। स्पीड 320 तक जा चुकी थी। इंजन दहाड़ रहे थे। तभी सामने एक ऐसा रास्ता आया जिस पर करके ही हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच सकते थे, पर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सामने 10 फीट गहरी ढलान थी, जिसके बाद एक ऊपर की ओर उठाना था। ऐसी सिचुएशन में या तो कार पलट जाती या फिर ऊपर ही नहीं जा पाती थी। अगर कर की स्पीड कम हो तो ये काम कोई कर सकता है, लेकिन उसे वक्त तक कर की स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि यह काम इतना ज्यादा रिस्की होता था कि उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन किया ने बिना वक्त करवा अपनी स्पीड और अधिक तेज कर दी। इस समय ऑडियंस सोच रही थी कि वह लोग अपनी स्पीड काम करेंगे, बाकी सारी कारें पीछे छूट चुकी थी। किया की कार और अथर्व की कार ही लगातार रेस लाइन पर चल रही थी। लोगों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कार जीत हासिल करेगी, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी से एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में लगे थे। तभी किया ने ब्लू कार को ओवरटेक किया और उसके सामने आ गई, जिस वजह से वह सामने का रास्ता नहीं देख पाया। और किया ने अपनी कार को फुल स्पीड में किया और बड़े ही खतरनाक तरीके से अपनी कार को जंप करते हुए वहां से निकाल दिया। लेकिन ब्लू कार ने ये सब नहीं देख पाया था। वह उतनी ही स्पीड के साथ नीचे की ओर गया, लेकिन उसने फिर अपनी स्टीयरिंग संभाली और एक्सीलेटर पर पैर रखा। पूरे फोर्स के साथ उसने कोशिश की कि वह कार को ऊपर ले आए, और हुआ भी यहीं पर। अचानक से पत्थर पर टकराने की वजह से उसके कार के ब्रेक का तार टूट जाता है। अचानक अथर्व की ब्लू कार के ब्रेक ने जवाब दे दिया। डैशबोर्ड पर ब्रेक फेलियर का अलार्म चमक उठा। उसकी कार कंट्रोल से बाहर होने लगी। सामने एक डेथ टन था। अगर ब्रेक नहीं लगे तो ब्लू कार सीधी रेलिंग तोड़कर खाई में गिर जाएगी। अब अथर्व को अपने सामने अपनी मौत देख रही थी। आज उसने सोच लिया कि वह यहाँ से जीवित नहीं बच पाएगा। एक ही पल में उसके सामने उसके पूरे परिवार का दृश्य आकर चला जाता है। वह मन ही मन बोलता है, सॉरी मॉम डैड और भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं अब आप लोगों को कभी भी नहीं देख पाऊंगा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अथर्व के आंखों से आंसू की बूंदें निकली थी। वह अपने लिए नहीं था, बल्कि वह अपनों के लिए था, क्योंकि कब से उसके घर वाले उसे मिलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन पिछले कई सालों में एक बार भी अपने परिवार वालों से मिलने नहीं गया। आज उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मजबूत सेकंड में उसने अपने बीते हुए सारे कल को देख लिया था।
कहते हैं ना, जब मौत सामने होती है तो अपना बीता हुआ कल आंखों के सामने घूमने लगता है। वही हाल आज अथर्व का भी था। तभी उसे अपनी बहन की याद आती है। आज पहली बार उसके मन में खुद के लिए अफसोस था, क्योंकि एक बार उसे अपनी बहन को देखने जाना था। वह कैसी थी भले ही वह चाहे जैसी हो, पर इतने सालों बाद मिली थी और वह उसकी बायोलॉजिकल बहन थी। आज उसे खुद पर अफसोस आ रहा था। तभी उसके कानों में भीड़ की आवाज गूंजने लगती है। वह लोग उसे बार बार बचने के लिए बोल रहे थे। अथर्व ने अपने सामने देखा, भीड़ की चीखें गूंज उठी। अथर्व ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ब्रेक लॉक थे। उसकी कार मौत की तरफ भाग रही थी। किया ने ये देखा और बिना एक सेकंड गवाए अपनी रेड कार ब्लू कार के सामने झोंक दी। उसने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत दी और अपनी कार को स्लाइडिंग एंगल से ब्लू कार की साइड में मारा। अचानक से एक जोरदार धक्का लगने पर अथर्व का पूरा शरीर हिल गया। वह अपने साइड देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह रेड कार क्या कर रहा है। उसे लगा कि शायद वह उसे धक्का देकर नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह उसे दूसरी तरफ क्यों धकेल रहा है। वह बड़े आश्चर्य के साथ रेड कार की ओर देख रहा था और सामने के नजारे को देख रहा था। दोनों कारें चिंगारियां छोड़ते हुए स्किड करने लगी। किया अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रही थी ताकि ब्लू कार का रुख बदले और वह रेलिंग तोड़कर बाहर न गिरे। भीड़ खामोश हो गई। पूरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। कैमरे हर एंगल से इस मौत के खेल को दिखा रहे थे। आखिरकार किया की रेड कार ने ब्लू कार को रेलिंग से हटाकर ट्रैक पर रोक दिया। रेड कार खुद स्पिन होकर बाउंड्री लाइन की तरफ भागी और आखिरी सेकंड में फिनिश लाइन पार कर गई। एक पल के लिए ये भयानक नजारा देखकर पूरे स्टेडियम में लोगों ने अपने सांसें थाम ली थी। ऐसा लग रहा था वहां अगर एक सी गिर गई तो उसकी भी आवाज सबको सुनाई दे जाएगी। यह नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था, लेकिन जैसे ही किया ने उसे ब्लू कार को रोक दिया और उसकी कार फिनिश लाइन पार कर गई, अचानक ही भीड़ जोर से चिल्ला उठी, किंग किंग किंग। चारों ओर बस यही एक नाम गूंज रहा था। सबको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए उससे रेसर ने दूसरे रेसर की जान बचाई। यहाँ पर लोग सब अपना स्वास्थ्य देखते हैं और उसकी जगह कोई और होता तो वह बस जीतने की कोशिश करता, ना कि उसे बचाने की। अब सबको घर में बैठे अपने किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। वाकई में उनका आइडियल बहुत ही ज्यादा दयाल था, जिसने एक पल के लिए भी अपने जान की परवाह नहीं की। भीड़ पागल होकर चिल्ला रही थी, विनर रेड कार, किंग आई विंस द किंग रॉयल रेस। लेकिन इस जीत से ज्यादा अहम था कि उसने ब्लू कार वाले ड्राइवर की जान बचा ली थी। अथर्व अपनी कार में हौंफते हुए बैठा था। उसे समझ नहीं आया कि कौन था जिसने उसकी जान बचाई। वहीं किया भी अपने हेलमेट के पीछे से बस ये सोच रही थी, कौन था ये ब्लू कार वाला जिसने मुझे हर पल चुनौती दी और जिसे मैंने ना चाहते हुए भी मौत से बचाया। क्यों मेरा दिल उसे मरते हुए नहीं देख सका? कब से मेरे अंदर इतनी दरिया दिल्ली आ गई, उससे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान थे। रेस खत्म हो चुकी थी, मगर असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, कल का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टोरी को सुनना बिल्कुल ना भूले। और आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज मैंने एपिसोड को बनाने में बहुत ही मेहनत की है, तो यार एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है, इसलिए प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।